एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अपना क्लास 11th का बायोलॉजी का चैनल। महाराष्ट्र बोर्ड का बायो देख रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 5। अब मुझे बताइए, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहेगा लेक्चर 1 एंड इसमें हम एक तो इंट्रो देखेंगे, इंट्रोडक्शन, थोड़ी यहां वहां की जनरल बातें करेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। वैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल हमने किंगडम मोनेरा में भी देखा तो है, लेकिन थोड़ा और अंदर घुस के देखेंगे। बस इतना ही करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। ऑल्सो हमारा लाइव बैच उड़ान 3.0 चल रहा है, दौड़ रहा है। पीसीएमबी पूरा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्या होता है सेल? सेल is called as the structural and functional unit of life, because जो भी लाइफ है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप आपके आसपास देखते हो, सब सेल से बने हुए हैं। उनके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। टिश्यूज हो गए या ऑर्गन्स हो गए या ऑर्गन सिस्टम्स हो गई या पूरा ऑर्गेनिज्म हो गया, सब कुछ हम सेल से बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो समझते हो, जैसे एक बिल्डिंग है जो ब्रिक्स से बनती है, वैसे हमारी बॉडी सेल्स से बनती है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेल्स से बनता है। एंड हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस भी कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। एंड इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इट कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब एक सेल ले लो आप, एक सिंगल सेल को मैंने खुला छोड़ दिया, चलो मान लो उसमें न्यूक्लियस दिया हुआ है, यूकैरियोटिक सेल देख रहा हूं मैं एक, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है कहीं कहीं पे। ठीक है, गोल्गी बॉडीज दिखाई देंगी कहीं कहीं पे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा कहीं कहीं पे। ठीक है, फिर अगर एक प्लांट सेल है तो उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देगा कहीं कहीं पे। ठीक है, लाइजोसोम्स दिख रहे हैं कहीं पे, वैक्यूल दिख रहे हैं, वेसिकल दिख रहे हैं। मुझे बताओ, ये एक अकेला सेल इंडिपेंडेंटली भी रह सकता है? इसके अंदर वो सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। मतलब क्या इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है? हाँ। क्या ये अकेला सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है? हाँ, कर पा रहा है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है। क्या ये ग्रोथ कर पाता है? हाँ, कर पाता है। क्या ये सेल डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन कर पाता है? हाँ, कर पाता है, रिप्रोडक्शन भी कर लेगा। क्या ये रेस्पॉन्ड कर सकता है टू सम स्टिम्युलाई? रेस्पॉन्सिवनेस दिख सकती है? हाँ, रेस्पॉन्सिवनेस भी दिखेगी आपको, रेस्पॉन्सिवनेस। तो लाइफ के जितने बेसिक फंक्शंस हम बोलते हैं वो सारा एक सिंगल सेल भी कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये डेफिनेशन आप याद रखोगे। देखो, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, जो जो बातें मैं बताते जाऊंगा एक एक आप नोट डाउन करते जाओगे। भले पॉज कर करके देखो, लिखते जाओगे तो मजा आएगा, साथ साथ में आपके नोट्स भी बन जाएंगे। चलिए, अब अगर मुझे सेल को देखना है तो मैं माइक्रोस्कोप का मदद ले सकता हूं। अपनी आंखों से तो मुझे सेल दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ, कुछ कुछ बड़े बड़े सेल भी होते हैं जो मुझे अपनी आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप इज नीडेड टू सी सेल्स क्लियरली। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या भाई? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास ये हमने 10th के लेंसेज चैप्टर में पढ़ा है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक कॉन्वेक्स लेंस होती है, यही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। इट कैन मैग्नीफाई 50 to 100 टाइम्स एंड इट कैन सी लार्जर सेल्स। थोड़े बड़े बड़े सेल्स होंगे तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, लेकिन एकदम छोटे छोटे सेल होंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपके लेबोरेटरी में आपको मिलेगा, इसका भी हमने किस तरीके से ये काम करता है, इसके लेंसेज कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, आईपीस होता है, ये पूरा हमने लेंसेज चैप्टर में देखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। इट कैन मैग्नीफाई 1000 टाइम्स और मोर एंड इट कैन सी स्मॉलर सेल्स। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज ये लाइट के ऊपर चलता है। सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट को यूज किया जाएगा स्पेसिमन को इल्यूमिनेट करने के लिए। मतलब क्या आपको दिख रहा है? यहां पे एक स्लाइड रखी हुई है ग्लास की, इसको मैं कहूंगा ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड पे आपका जो भी स्पेसिमन है, जो भी सेल्स हैं, टिश्यू है, वो प्रेजेंट होगा। अब यहां पे
नीचे मिरर होता है, चलो इसको मैं मिरर बोल रहा हूं, मिरर, इसके ऊपर लाइट गिरती है, इसके ऊपर क्या होगा, ब्लू कलर की लाइट दिखा रहा हूं आपको, बोलो यहां लाइट गिरेगी ऐसे, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आपके स्लाइड से पास होगी, ताकि आपके स्लाइड के जो सेल्स हैं वो इल्यूमिनेट हो जाए, मतलब प्रकाशित हो जाएंगे, एंड फिर आप उनको देख पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको लाइट चाहिए, नीचे मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर होता है, लाइट गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगी, आपका जो स्लाइड है, आपका जो स्पेसिमन है वो इल्यूमिनेट होगा, प्रकाशित होगा, एंड आप उसको यहां से, ये आपका आईपीस ऊपर से देख पाओगे। चलिए बात समझ में आई, छोटी मोटी बातें मैंने यहां पे कर दी। चलो ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, इट यूजेस लाइट बीम एंड इट इज कॉमन इन लैबोरेटरीज। चलो ये आपका नीचे का मिरर हो गया, मिरर, उसके ऊपर लाइट गिरेगी, कहीं से भी गिरेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और आपका जो स्लाइड है उसको इल्यूमिनेट करेगी, ये आपका जो स्पेसिमन है उसको क्या करेगा, इल्यूमिनेट, एंड इधर से आप देख पाओगे ऊपर से। चलो सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ अगर आपको और अंदर घुस के देखना है, सेल के अंदर घुस के देखना है, न्यूक्लियस देखना है आपको, क्रोमैटिन देखना है आपको, राइबोसोम देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखना है, अंदर अंदर का माल मसाला देखना है, तो आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका डिस्कवरी 1931 में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। इसको भी ऑलमोस्ट 100 साल हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर करके। बोलो कितने, हाउ फार वी हैव कम। इट कैन मैग्नीफाई अप टू 5 लाख टाइम्स एंड इट इज यूज्ड टू सी इंटीरियर ऑफ द सेल्स इन डिटेल। अंदर अंदर का मसाला दिखेगा आपको। देखो भाई मसाला दिखाता हूं, ये दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियस कैसा मस्त दिख रहा है, एकदम चकाचक, ये इतना मस्त न्यूक्लियस, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है, और भी कहीं कहीं पे डार्क स्पॉट्स वगैरह दिखते हैं, वो क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन वगैरह होता है, कुछ कुछ होता है, और आगे पढ़ेंगे। चलो फिर आपको अगर थोड़ा और अंदर घुस के देखो तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, बहुत सारे पतले पतले ट्यूब्स दिख रहे हैं, लाइंस, ऐसी ऐसी लाइंस दिख रही हैं, वो सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बीच बीच में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं बहुत सारे, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं छोटे छोटे, और भी कुछ कुछ होगा इसके अंदर, ऑफ कोर्स देख के समझ में नहीं आएगा, बट ये तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ना 3-4 माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है मेरे को, ऊपर भी दिख रहा है ये सब, ठीक है। और भी होता है, वैक्यूल भी होगा, कहीं पे वेसिकल होगा, कहीं पे कुछ पेरोक्सिसोम होगा, लाइसोसोम होगा, बहुत कुछ होगा। फिर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया को मैं डिटेल में देख रहा हूं बाबा, कैसा दिख रहा है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन होती है, आपको दिख रही है डबल मेम्ब्रेन, चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ऐसी डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या आपको वो डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, बताओ मेरे को, थोड़ा ध्यान से देखो और जूम करके तो आपको डबल मेम्ब्रेन भी दिखाई देगी। चलो तो यही मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अंदर घुस के आप देख सकते हो। सेल के भिन्न भिन्न प्रकार के शेप होते हैं, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, कॉलमनार मतलब रेक्टेंगल शेप का, फ्यूजिफॉर्म यानी कि स्पिंडल शेप का, ऐसा करके ऐसा स्पिंडल शेप का भी हो सकता है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब, समझते हो, 3 डायमेंशनल क्यूब होता है, स्क्वायर, पॉलीगोनल हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है, पियर शेप हो सकता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के शेप होते हैं सेल्स के, ठीक है। अब देखो सेल की जो साइज होती है उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखता है प्लांट और एनिमल में, ठीक है। सबसे छोटा जो सेल है किंगडम मोनेरा में आता है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है उसके पास, ये जो है ये है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसके पास इसका सबसे खास फीचर ये है कि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट, और ये माइकोप्लाज्मा किसमें आता है, किंगडम मोनेरा में आता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है। चलो इसकी साइज बताई गई है 0.3 माइक्रोमीटर। व्हाट इज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁻6 मीटर, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स की साइज बताई गई है 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5, ठीक है। सबसे बड़ा सेल, बाय द वे यहां पर मैंने बैक्टीरियल सेल का साइज बताया, माइकोप्लाज्मा का साइज बताया, तो आपका यूकैरियोटिक सेल का एवरेज अगर साइज निकालू तो 10 to 20, यहां लिख रहा हूं मैं,
यूकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर के करीब करीब होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर। चलो, तो लार्जेस्ट सेल, जितने भी अंडे आप देखते हो ना, ये सारे अंडे सिंगल सेल हैं। मुर्गी का अंडा खाते हो, सिंगल सेल, पूरा जो अंडा है वो एक सिंगल सेल है। तो सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा, 15 सेंटीमीटर का उसका क्या रहेगा, ऐसा डायमीटर, ऐसा बनाओ, 15 सेंटीमीटर का रहेगा। एंड लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबे सेल्स कौन से होते हैं? नर्व सेल्स। आपने नर्व सेल में पढ़ा है, उसके पास एक एक्सॉन होता है, एक्सॉन। सबसे लंबा पार्ट जो है वो एक्सॉन ही होता है नर्व सेल का, ठीक है। कितना लंबा हो सकता है? अपने बॉडी में एवरेज सबसे लंबा नर्व सेल 1 मीटर का हो सकता है। अच्छा, सारे नर्व सेल 1 मीटर के नहीं है, नर्व सेल में भी अलग अलग प्रकार हैं, उसमें जो सबसे लंबा वाला आता है वो 1 मीटर का होता है। एंड वैसे ही जिराफ के अंदर मैं देखूं तो जिराफ के अंदर सबसे लंबा नर्व सेल 5 मीटर का हो सकता है। तो बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं, सिंगल सेल इतना लंबा। सोचो, कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब आते हैं सेल थियरी पे। बहुत ही सिंपल चीज है, मेरे साथ साथ समझना। सेल थियरी, इसकी शुरुआत हुई थी श्लाइडन और श्वान, श्लाइडन एंड श्वान से। मथायस श्लाइडन, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, और उन्होंने 1838 में कुछ बातें हमें कही। बॉटनिस्ट मतलब समझते हो, जो प्लांट्स की स्टडी करता है। तो ये प्लांट्स की स्टडी करते थे, ठीक है। ऑल द प्लांट्स, दुनिया के सारे प्लांट्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। चलो सर, इसमें नया क्या है? हाँ, हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन 1838 में इसके लिए तो नया था ना, कि दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स सेल से बने हैं, एंड यही सेल्स प्लांट के टिश्यूज बनाते हैं। उसके लिए नया बात था 1838 में। कितना साल हो गया? 200, करीब करीब 200 साल, 200 साल पहले की बात है, तभी नया बात था, अभी तो पुराना बात हो गया। फिर इतना ही बोला मथायस श्लाइडन ने, इतना ही बोला, सारे प्लांट्स सेल से बनते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। फिर आते हैं थियोडोर श्वान, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इन्होंने 1839 में, एक साल बाद, और 2 बातें बताई। क्या बताया? ही डिस्कवर्ड दैट ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। अच्छा, हमारे लिए पुराना बात है, उसके लिए नया बात था। सारे एनिमल्स भी सेल से बने हैं। अब ये जो थियोडोर श्वान भाई थे हमारे, ये जो थियोडोर श्वान भाई हैं, इन्होंने सिर्फ एनिमल का नहीं देखा, इन्होंने प्लांट का भी देख लिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया एंड फाउंड दैट सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल। मतलब सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, और एनिमल में एक थिन आउटर लेयर होता है ऑन एनिमल सेल्स। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जानते हो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल, एंड सेल वॉल इट इज यूनिक टू प्लांट सेल। वैसे किंगडम फंगाई में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। चलो, फिर फाइनली उन्होंने एक और लास्ट स्टेटमेंट दिया। फाइनली उन्होंने ऐसा बताया, ही प्रपोज मतलब बताया, दैट बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। एनिमल और प्लांट की बॉडी सेल से बनती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल मतलब क्या? जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर हैं वो सारे भी सेल से बने हुए हैं, एंड सेल कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम बन रहे हैं, या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो सारे स्ट्रक्चर भी किसने बनाए हैं? सेल ने बनाए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ, प्लांट एंड एनिमल का बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। गेट माई पॉइंट? इतना बात समझ में आया? एंड कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक और आदमी था जिसको थोड़ा और खुजली आया, उन्होंने इस थियरी को मॉडिफाई किया। ये थे रूडोल्फ वर्चाउ।
1855 में आए एंड इन्होंने सेल थियरी को मॉडिफाई किया। इन्होंने बोला बाकी सब बात बराबर है, सब बात आपका बराबर है, लेकिन जो नया सेल बनता है वो कहां से आता है? जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उस बच्चे के अंदर नए सेल्स भी बनते हैं ना, साइज बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेंगे, तो नया सेल किधर से आया? इन्होंने बोला नया सेल पुराने सेल में से ही आता है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब है ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनिस का मतलब होता है, इसका आपको मतलब बता देता हूं। ओमनिस मतलब कौन से कलर से लिखूं? ग्रीन। ओमनिस मतलब ऑल, सेल्यूला मतलब सेल, ई मतलब फ्रॉम, सेल्यूला मतलब सेल। ऑल सेल फ्रॉम सेल मतलब सारे जो नए सेल बनेंगे वो पुराने सेल में से ही बनते हैं। सेल डिवीजन होता है, पेरेंट सेल में से डॉटर सेल बनता है, नया सेल पुराने सेल में से बनता है। ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से प्रेजेंट है। बस ये हो गई आपकी सेल थियरी। पहले आए श्लाइडन, जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बोला सब प्लांट सेल से बना है, सेल से टिश्यू बनता है, खत्म। फिर आए थियोडोर श्वान, उन्होंने बोला हाँ बाबा एनिमल का भी बॉडी सेल से बनता है, एनिमल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अच्छा प्लांट में सेल वॉल है जो यूनिक है प्लांट को। एंड लास्ट में क्या बोला? बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। फिर आए रुडोल्फ वर्चाउ, उन्होंने बोला नया सेल कैसा बनता है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, खत्म। लेकिन इसके बाद आती है एक मॉडर्न सेल थियरी, जहां पे हम और एक दो पॉइंट ऐड करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा वही है, लेकिन एक हाथ दूसरा पॉइंट ऐड होगा। क्या ऐड होगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ओके मालूम है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके मालूम है, बराबर है ना, पुराने वाले सेल में से ही नया सेल आएगा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं और बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारे कौन करता है? सेल करता है, ओके मालूम है। एक्टिविटीज ऑफ सेल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल के अंदर जो भी होगा उसके वजह से ही ऑर्गेनिज्म कुछ कर पाएगा। इसका क्या एग्जांपल दूं आपको मैं? चलो जैसे कि मान लो मेरी हाइट बढ़ रही है, हाइट छोड़ो, मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये मैं क्यों कर पा रहा हूं? बिकॉज मेरे हाथ के मसल्स के सेल्स के अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ रिएक्शन हो रहा है, उसके वजह से मैं ये एक्टिविटी कर पा रहा हूं। तो जो एक्टिविटी मैं करता हूं वो क्यों होती है? बिकॉज सेल के अंदर कुछ एक्टिविटी होती है। एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैं बोल पा रहा हूं, आपको देख पा रहा हूं, हाथ हिला पा रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, तो ये सब क्यों कर पा रहा हूं? बिकॉज मेरे सेल्स के अंदर कुछ कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके, समझ में आ रहा है? सेल्स परफॉर्म एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? आपने खाया ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज के अंदर है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, उसको कन्वर्ट किया इनटू एटीपी। क्या यहां पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं ना। तो बस यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, ये भी समझ में आया। एंड वैसे ही अगर आप इमेजिन करो एक प्लांट सेल, एक और एग्जांपल, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल सनलाइट को यूज करता है, CO2 वाटर ये सब यूज करके फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज। तो कैन वी से सोलर एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में स्टोर किया, यहां पर भी क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। सेल्स कंटेन DNA RNA इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ओके ठीक है, DNA होता है, RNA होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, ठीक है। किधर होगा क्या होगा आगे देखेंगे। इतना ही है, कोई दिक्कत? मॉडर्न सेल थियरी समाप्त। अब लेट अस टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमने वैसे किंगडम मोनेरा में भी पढ़ा हुआ है,
लेकिन फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, देख लेंगे। आई होप आपने वो लेक्चर भी देखा है, तो ये लेक्चर आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक कौन कौन है? एक तो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब साइनोबैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोटिक है, आर्कीबैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोटिक है, माइक्रोप्लाज्मा ये भी प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, ये तीनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या लिखूं? सेल वॉल प्रेजेंट। किसके किसके पास? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा के पास, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, नो सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका नीचे जो दिख रहा है ये कौन है? माइकोप्लाज्मा। उसके ऊपर आपको दिख रहा है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके पास क्या होता है? बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, इसकी साइज हमने बता दी थी 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर, आपको पहले भी बताया था। और बैक्टीरिया का साइज हमने बताया है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। छोटी मोटी बातें हमने यहां पे कर ली। अब यही बैक्टीरियल सेल हमें बना के देखना है। ठीक है, किंगडम मोनेरा में भी हमने देखा हुआ है कौन से शेप के बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। एक तो स्फेरिकल, कॉकस, कॉकस सिंगल है, सिंगुलर। बहुत सारे हैं तो कॉकाई, कॉकाई। रॉड शेप्ड बैसिलस, एक रहेगा तो बैसिलस, बहुत सारे रहेंगे तो बैसिलाई। फिर विब्रियो, कॉमा शेप और किडनी शेप्ड, कॉमा शेप्ड और किडनी शेप। आपको दिख रहा है इसका शेप ऐसा करके घुमा हुआ है, कॉमा शेप का है। एक रहेगा तो विब्रियो, बहुत सारे रहेंगे तो विब्रियोज। फिर स्पिरिलम मतलब स्पाइरल शेप्ड, ऐसा शेप रहेगा। स्पिरिलम एक रहेगा तो स्पिरिलम, बहुत सारे रहेंगे तो स्पिरिला, स्पिरिला। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है किसी को यहां पे? ये हमने 4 शेप बता दिए, स्फेरिकल है, रॉड शेप्ड है, कॉमा है और स्पाइरल है। ठीक है, आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे, फटाफट बना लेते हैं। चलो, अगर आपने पहले इसको ड्रॉ नहीं किया तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, बहुत मजा आएगा। सिंपल सा अपन सेल बनाएंगे, साथ में बैठेंगे, चाय पियेंगे, मस्त मजा करेंगे। आओ, चलो। इधर आपको 3 लेयर दिख रहा है, ग्रीन कलर का है, फिर कुछ थोड़ा ब्राउन रेड कलर का है और अंदर थोड़ा पीला पीला कलर का है, पीला पीला कलर का है। सबसे बाहर का जो लेयर है इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखो भाई, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, कैलिक्स मतलब आउटर। तो ये जो आउटर लेयर है ये भी बनता किसका है? कार्बोहाइड्रेट का बनता है। ठीक है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। इधर लिखूं मैं, कार्बो लिखूंगा, समझोगे? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट से बनता है, कैलिक्स मतलब आउटर लेयर। अब ये कड़क अगर है, हार्ड लेयर है तो इसको कैप्सूल कहेंगे। अगर ये थोड़ा लूज लेयर है, थोड़ा शिम्बुड़ जैसा है, तो इसको स्लाइम लेयर कहेंगे, जो थोड़ा थोड़ा लूज रहेगा, स्टिकी रहेगा। कैसा रहेगा? स्टिकी, चिकट। चिकट लिखूं कि स्टिकी लिखूं? स्टिकी लिखता हूं। ठीक है, बाहर का हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। फिर इसके अंदर आते हैं, सेकंड लेयर अंदर का सेल वॉल हो गया। सेल वॉल, यहां पर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा हूं। आर्कीबैक्टीरिया में अलग रहेगा थोड़ा, यहां पर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेल वॉल जो है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन। इसको भी आप ब्रेक करो यहां से, तो पेप्टिडो मतलब क्या? प्रोटीन या अमीनो एसिड, और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेप्टिडोग्लाइकन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसको म्यूरिन भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन का बन गया सेल वॉल। फिर उसके अंदर आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर होगा, बाई लेयर, जैसा यूकैरियोटिक सेल में होता है, सेम। यहां मैं लिख देता हूं चाहिए तो, सेम 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 एज यूकैरियोटिक सेल। सेम एज यूकैरियोटिक सेल। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है यहां पे? बाद में
आगे चल के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें देखना है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे बनता है, क्या बनता है, ये तो पूरा डिटेल में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा, अभी दो प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक हो सकता है मोटाइल, मोटाइल मतलब जो मूव करता है, लोकोमोशन दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है। और एक हो सकता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। तो जो मोटाइल वाला होगा उसको मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेला दिया है भगवान ने। क्या है ये? फ्लैजेला, लंबा लंबा एक्सटेंशन होता है। किधर से निकलता है? सेल वॉल से निकलता है। आपको दिख रहा है बीच का जो लेयर है सेल वॉल, वहां से ये निकला हुआ है। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल वॉल। फ्लैजेला क्या करता है? लोकोमोशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्सटेंशंस होते हैं जो सेल वॉल से निकलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का फिम्ब्रिए। ऐसा फिम्ब्रिए, ये जो ग्रीन कलर का फिम्ब्रिए है, ये ऐसा पूरे सरफेस पे रहेगा, ऐसा ऐसा पूरे पूरे बॉडी पे रहेगा। समझ के लो मेरी बात, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा फिम्ब्रिए इसके पूरे सरफेस पे रहेगा, ये भी सेल वॉल से निकलता है। ये फिम्ब्रिए क्या करेगा? अगर हमारे बैक्टीरिया को कहीं पे चिपकना है, पत्थर पे चिपकना है, सरफेस पे चिपकना है, हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे चिपकना है, किसी सेल पे जाके चिपकना है, तो फिम्ब्रिए उसको चिपकने में हेल्प करता है, मतलब क्लिंगिंग, क्लिंगिंग में हेल्प करता है। फिम्ब्रिए हो गया। अच्छा, इनके पास और एक एक्सटेंशन होता है, ये भी सेल वॉल से निकलता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको कहेंगे पाइलाई। कुछ लोग इसको पीली कहते हैं, बोल सकते हो। पीली प्लूरल है, बहुत सारे होंगे तो पीली, एक रहेगा तो इसको मैं कहूंगा पाइलस। पाइलस एक रहेगा तो पाइलस, बहुत रहेंगे तो पीली। ये क्या करते हैं? कॉन्जुगेशन का काम करते हैं। मैंने आपको जब किंगडम मोनेरा बताया था तो कॉन्जुगेशन बताया था। इधर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। समझो ये एक बैक्टीरिया है, उसने ऐसा एक पीली निकाला अपने बॉडी से, ठीक है, और एक और बैक्टीरिया है यहां पे। अब ये क्या करते हैं? दोनों बैक्टीरिया कुछ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। ये अपना पीली इसको टोचेगा, इसके पास एक प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड। आपको अगर प्लाज्मिड नहीं पता तो आगे मैं बताऊंगा। ये प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देगा दूसरे वाले बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। तो एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड दूसरे वाले के पास ट्रांसफर कर सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। एंड यहां पे हम किसका मदद लेते हैं? पीली का या पाइलस का। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गई बात। कॉन्जुगेशन, पाइलस, प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, चलो थोड़ी थोड़ी और आगे बातें करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई। मोटाइल के पास फ्लैजेला, फ्लैजेला प्रेजेंट, प्रेजेंट कैसे लिखता हूं मैं? प्लस और एंटी, इसको कहेंगे प्रेजेंट। और नॉन मोटाइल में फ्लैजेला, फ्लैजेला एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट कैसे लिखता हूं? माइनस एंटी। कोई दिक्कत वाली बात है यहां पे? नहीं है। चलो बाहर बाहर की बातें हो गई, अभी अंदर अंदर चले। इनका जो डीएनए होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल एक तो मुझे बताओ सर्कुलर है। सर्कुलर है, मानते हो? हाँ, इधर लिख रहा हूं मैं, कैसा है? सर्कुलर। क्लोज्ड है, ऐसा क्लोज्ड है। हाँ, सर्कुलर है और क्लोज्ड है, पूरा सर्कल है, कंप्लीट, बराबर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है क्या आपको? ऐसा ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा ऐसा जा रहा है। इज इट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। समझ में आई बात? तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर है, क्लोज्ड है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है। इसको मैं प्यार से, ध्यान से सुनो, इसको मैं प्यार से सीसी, थोड़ा इधर लिखता हूं, सीसी डीएस डीएनए कहूंगा तो चलेगा? मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगे? सीसी डीएस डीएनए, क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सीसी डीएनए, सीसी डीएस डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल सर्कुलर क्लोज्ड क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम कहा जाएगा। ठीक है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। चलो
क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा एक और छोटा सा डीएनए का यहाँ पे मॉलिक्यूल आपको दिखेगा, ये भी सर्कुलर है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ है, लेकिन छोटा सा होता है एज कंपेयर टू मेन जेनेटिक मटेरियल। जो मेन आपका क्रोमोसोम होता है उससे ये बहुत छोटा होता है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा मतलब क्या? एडिशनल, क्रोमोसोम के बाहर का एडिशनल डीएनए है। नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए प्लाज्मिड कंपलसरी नहीं है, प्लाज्मिड के बिना भी हमारा बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। ये एक्स्ट्रा डीएनए है, एडिशनल डीएनए है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या करता है प्लाज्मिड? एक एग्जांपल देता हूं। प्लाज्मिड कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स देता है हमारे बैक्टीरिया को, एडिशनल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या दे सकता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है। चलो, प्लाज्मिड समझ में आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मेन क्रोमोसोम समझ में आ गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, सिंगल सर्कुलर क्लोज रहेगा। अब आपको इस क्रोमोसोम के ऊपर से ही कहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होते हुए दिख सकता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? जहां पे डीएनए के इंफॉर्मेशन को कॉपी करके एमआरएनए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एमआरएनए। तो आपको यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होते हुए दिख रहा है। अच्छा, साथ साथ में ही इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स भी चिपके हुए दिखेंगे। एक नहीं, आपको बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही एमआरएनए के ऊपर चिपके हुए दिखेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ, राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो मुझे बताओ, यहां से भी प्रोटीन बनेगा, यहां से भी प्रोटीन बनेगा, यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा। तो सेम प्रोटीन मल्टीपल टाइम्स बनाया जा सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक ही एमआरएनए है, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम चिपक गए, इसको कहते हैं, इरेज करूं थोड़ा सा, इसको कहते हैं पॉलीसोम। एंड ट्रांसलेशन होगा यहां पे, ट्रांसलेशन। एंड चलो इधर दिखाता हूं, इधर से प्रोटीन आया, प्रोटीन आया, प्रोटीन आया, प्रोटीन आया, प्रोटीन आया। सेम प्रोटीन का मल्टीपल कॉपीज बनेगा यहां पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, ठीक है। अच्छा, अभी ऊपर आपको यहां पे दिख रहा है कुछ ऐसा फोल्डिंग हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग दिख रहा है ऊपर, इसको कहते हैं मेसोसोम। मेसोसोम बहुत सारे काम करता है। क्या क्या करता है? रेस्पिरेशन का काम करता है। इसके पास आपको ये छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं चिपके हुए, अंदर अंदर दिख रहा है, कमॉन, ये उसके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। तो आपका जो मेसोसोम है वो क्या करता है? रेस्पिरेशन का काम करता है। हमारे बैक्टीरिया के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसका जो भी रिएक्शंस होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, वो अंदर अंदर ही होगा। तो ये मेसोसोम एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन। दूसरा, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 3, डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। यहां पर जगह नहीं था, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो अपना डीएनए होता है ना, क्रोमोसोम, वो मेसोसोम से अटैच्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है, मेसोसोम को चिपका हुआ रहता है। तो ये मेसोसोम डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन समझते हो? डीएनए का कॉपी बनाना। चलो, मेसोसोम क्लियर हो गया। अभी नीचे भी आपको एक और ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफोल्डिंग्स। अंदर की तरफ फोल्डिंग हुआ है, इसको हम बोलते हैं इनफोल्डिंग्स या फिर इनवेजिनेशन, ठीक है। इनवर्ड फोल्डिंग ऐसा भी बोलोगे तो चलेगा, इनवर्ड फोल्डिंग, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या है? क्रोमैटोफोर। उसके अंदर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये ग्रीन कलर का क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल। तो ये क्रोमैटोफोर किसके पास रहेगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोफिक हैं, उनके पास ये क्रोमैटोफोर प्रेजेंट रहेगा, सबके पास नहीं होगा, ठीक है। बस यहां पे ऐड कर दूं, क्रोमैटोफोर किसके पास होता है?
प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलो, मुझे लग रहा है अपना सेल अभी बहुत ज्यादा भर चुका है, लेकिन क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं? पूरा प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आया है? तो ये लिख लो, इसको ड्रॉ कर लो। आई थिंक एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, एक और चीज बताना रह गया, यहां पे आपको कुछ और स्ट्रक्चर भी दिखेंगे। देखो, राइबोसोम्स आपको दिखाया, पॉलीजोम, मल्टीपल राइबोसोम mRNA के ऊपर अटैच्ड है, वो आपको मैंने दिखाया। उसके अलावा और भी राइबोसोम्स आपको, इसका जो भी साइटोप्लाज्म है वहां पे आपको और भी राइबोसोम्स मिलेंगे। चलो, ये क्या है? राइबोसोम। और बैक्टीरिया के अंदर के जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। सर ये S का मतलब क्या है? S होता है स्वेडबर्ग यूनिट। कहां लिखूं मैं? इधर लिखूं। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। अच्छा, इसका बेसिकली क्या मतलब है? स्वेडबर्ग यूनिट क्या बताता है? डेंसिटी बताता है, किसी भी पार्टिकल की डेंसिटी बताता है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो ये जो 70S राइबोसोम है, ये भी दो पार्ट से बनता है, एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट। बड़ा वाला पार्ट होता है 50S। इधर बहुत छोटा छोटा हो रहा है क्या? खिचड़ी हो गया। बड़ा वाला पार्ट है 50S, छोटा वाला पार्ट होता है 30S। 50S एंड 30S मिलकर बनते हैं 70S राइबोसोम। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन, जब अपन राइबोसोम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैंने फिर भी थोड़ा बता दिया है। स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे, सेडिमेंटेशन रेट के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या होता है, एवरीथिंग वी विल स्टडी। प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आया सब कुछ डिटेल में। चलो, नाउ सेल के प्रोजेक्शंस के बारे में बात करूंगा। सेल प्रोजेक्शन मतलब क्या? जो सेल वॉल से बाहर आ रहा था, क्या क्या बाहर आ रहा था? एक तो फ्लैजेला था फॉर मूवमेंट ऑफ द सेल, दूसरा पाइलस, सिंगल, पाइलाई प्लूरल, फॉर कॉन्जुगेशन। मतलब क्या? पाइलस दूसरे बैक्टीरिया में टोचेंगे, प्लाज्मिड को ट्रांसफर करेंगे। इसको हम इंटर सेल्यूलर कम्युनिकेशन भी कहते हैं, दो सेल के बीच का कम्युनिकेशन, इंटर सेल्यूलर कम्युनिकेशन। एंड फिम्ब्रिया क्या है? फॉर क्लिंगिंग, चिपकने के लिए, चिपकने, ठीक है। फिर आता है मेसोसोम, इनवर्ड फोल्डिंग। इसके पास होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मतलब रेस्पिरेशन का काम करेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन एंड डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। और क्रोमेटोफोर, इसके पास रहेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। किसके पास होता है क्रोमेटोफोर? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास होता है। फ्लैजेला का अगर मैं शेप देखूं तो आपको दिखेगा फ्लैजेला में, ये फ्लैजेला है। अच्छा, मुझे बताओ, ये रहेगा इसका ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, क्या लिख रहा हूं मैं, शी ग्लाइकोकैलिक्स। ये अंदर का रहेगा सेल वॉल। चलो रुक जाओ, दिख रहा है दो लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, नीचे रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, शायद एग्जैक्टली वैसा ना भी हो, बट आपका जो फ्लैजेला है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। एक होती है बेसल बॉडी विच इज लाइक द मोटर, मोटर का काम करती है। एक होता है फ्लुक, हुक। हुक, हुक कैसा होता है ना, फ्लैजेला को अगर बेंड होना है ऐसे ऐसे, तो हुक उसको बेंड करने का काम करता है। एंड ऊपर का ये जो पार्ट है, ये है, इसको आप फ्लैजेलम बोल सकते हो या फिलामेंट भी बोल सकते हो, इसको आप फिलामेंट भी कह सकते हो। तो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट कैसा होता है ना, ऐसा ऐसा घूमता है, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा घूमेगा। हुक क्या करेगा? टर्न करेगा, इधर घूमना है कि इधर घूमना है कि इधर घूमना है। हुक क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। फ्लैजेला ऐसा ऐसा घूम रहा है, और बेसल बॉडी क्या कर रहा है? मोटर का काम कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है। बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजेलम, गॉट माय पॉइंट? ये था आपका फ्लैजेला। नाउ छोटा सा यहां पे रिवीजन करेंगे, ये आपका डीएनए। डीएनए को मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूकैरियोटिक सेल। तो डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लपेटा जाता है इस तरह से,
एंड ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स को हम साथ में लपेटेंगे तो क्रोमैटिन फाइबर बनता है, एंड क्रोमैटिन फाइबर को लपेटने से बनता है आपका क्रोमोसोम। तो मुझे बताइए, क्रोमैटिन समझते हो आप, और ये हिस्टोन प्रोटीन समझते हो? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए को लपटा तो न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम को लपेटा तो ये क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन को लपेटने से क्रोमोसोम बनता है। ये किस में हो रहा है? यूकैरियोटिक सेल में हो रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब अपने बैक्टीरिया में, हिस्टोन होते नहीं है। हिस्टोन एब्सेंट है तो क्रोमैटिन भी नहीं बनता, क्रोमैटिन नहीं बनता। ध्यान से सुनना। जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर है, कॉइल्ड है, मतलब ऐसा 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 क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बराबर है, इतना ही रहेगा। इसमें कोई भी हिस्टोन, प्रोटीन, क्रोमैटिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ही होता है। इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। यहां पे क्रोमैटिन नहीं होता, हिस्टोन नहीं होता। इट इज अटैच्ड टू मेसोसोम इन द सेल, ये भी मैंने आपको बताया, मेसोसोम के करीब होता है, अटैच्ड होता है। रेप्लिकेट्स बाय थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। थीटा मतलब क्या? आप मैथ्स में ऐसा थीटा बनाते हो, तो जब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वो थीटा के जैसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, तो इसको थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, सो इट इज नॉट कॉल्ड एज क्रोमैटिन। यहां पे क्रोमैटिन नहीं बनता, ठीक है, सिर्फ क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इतना ही होता है। प्लाज्मिड्स क्या है? एक्स्ट्रा डीएनए है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, मतलब खुद अपनी कॉपीज भी बना सकते हैं। दो प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, एफ प्लाज्मिड होता है, इट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एफ प्लाज्मिड क्या करता है? पाइलस बनाने में हेल्प करता है। मतलब एफ प्लाज्मिड है तो पाइलस बनेगा, अंडरस्टैंड दिस, एफ प्लाज्मिड है तो पाइलस बनेगा। एंड बाद में एक और प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? एफ प्लाज्मिड की मदद से हमने पाइलस बनाया, बाद में आर प्लाज्मिड को हम दूसरे बैक्टीरिया में भेजेंगे ताकि उसको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिले। बेसिकली ये दोनों प्लाज्मिड ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, दोनों प्लाज्मिड अपनी अपनी कॉपीज बनाएंगे। मुझे बताओ, इनको हमने सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहा, तो ये एफ प्लाज्मिड एंड आर प्लाज्मिड ये दोनों अपनी कॉपीज बनाएंगे, फिर पाइलस बनेगा, एंड ये दोनों की कॉपीज दूसरे वाले बैक्टीरिया के अंदर चली जाएंगी, तो उसको भी एडिशनल कैरेक्टर मिलेगा, उसको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? बैक्टीरिया का पानी, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज, अपना जो बैक्टीरियल सेल था उसमें आपको कहीं कहीं पे ऐसा ऐसा डार्क स्ट्रक्चर्स भी मिलेगा, इनको कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ये मैं पहले बताना भूल गया। इंक्लूजन बॉडीज में बेसिकली कुछ कुछ खाने का मटेरियल स्टोर हो सकता है। साइनोफाइसियन स्टार्च, ये किस में बनता है? ये साइनोबैक्टीरिया में दिखता है आपको। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक में आपको फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं और सल्फर के ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं। बस भाइयों, आज के लिए यहां तक का ही सफर है हमारा। आगे का कार्यक्रम हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पूरा लेक्चर देखा है, समझा है, नोट्स अगर बनाओगे तो आपका कार्यक्रम बहुत आसान हो जाएगा, आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो हमेशा मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, पॉज करो, चाहिए तो ड्रॉ कर लो साथ साथ में, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा रिवीजन का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।